भाइयों को नमस्कार। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी अवेलेबल विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के प्रावधान को समझने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के मूलभूत बातों को समझना आवश्यक है। किसी वस्तु की खरीद के संबंध में जहां व्यापारी को स्वयं टैक्स जमा करना होता है, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए उसके पास अन्य डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसके द्वारा टैक्स जमा करने का सबूत भी उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कैपिटल गुड्स की सप्लाई की जाती है, तब कैपिटल गुड्स की सप्लाई करने पर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को स्पेसिफिक परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से कम किया जाएगा। परंतु जीएसटी एक्ट में परसेंटेज पॉइंट किसे कहते हैं, इसका वर्णन नहीं किया गया है। इन सभी को समझने के लिए मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी के लिए लाभकारी होगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इसे लाइक एवं शेयर भी कर दें, ताकि आपके लाइक एवं शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरा आपसे एक यह भी अनुरोध है कि यदि मेरे इस वीडियो में कुछ गलती पाई जाती है या आपका कोई सुझाव हो, तो उस सुझाव या उस गलती से हमें 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत करा दें। अब हम इस वीडियो के पार्ट सेकंड में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी अलाउड विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के संबंध में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी क्लेम करने के संबंध में 4 प्राइमरी कंडीशंस हैं। नंबर 1, माल या सेवाओं की सप्लाई के संबंध में प्राप्तकर्ता के पास अर्थात रिसिपेंट के पास टैक्स इनवॉइस उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 2, माल या सर्विस की सप्लाई व्यापार के सामान्य क्रम में या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। नंबर 3, माल या सेवाओं की वास्तव में सप्लाई होनी चाहिए तथा प्राप्तकर्ता के पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 4, सप्लायर द्वारा टैक्स जमा कर दिया गया हो तथा सेक्शन 39 के अंतर्गत रिटर्न भी दाखिल कर दी गई हो। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इफ इनपुट टैक्स कि यदि इनपुट्स का यूज बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है तो आईटीसी अवेलेबल होगी, और अगर बिजनेस के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए यूज किया गया है तो आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी। इस विषय पर विचार करने से पूर्व एसजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट तथा आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई तथा जीरो रेटेड सप्लाई की परिभाषाओं के संबंध में जानकारी करना आवश्यक है। इस वीडियो में इन शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। कृपया इन परिभाषाओं का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब यह समझना भी आवश्यक हो जाता है कि नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई तथा नॉन जीएसटी सप्लाईज में क्या अंतर है। नील रेटेड सप्लाई उस सप्लाई को कहते हैं जिस पर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 0% की दर से कर आरोपित किया जाता है। इस प्रकार की सप्लाई पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता। कुछ सामान जो जीरो रेटेड टैक्स की दर से कर योग्य हैं, जैसे अनाज, गुड़, नमक आदि। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में रोजमर्रा की चीज़ें आती हैं, जैसे रोटी, ताजे फल, दूध, दही आदि। इन वस्तुओं पर किसी भी तरह से टैक्स नहीं लगाया जा सकता तथा इस प्रकार की सप्लाई पर आईटीसी का दावा भी नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जीरो रेटेड सप्लाई किसे कहते हैं। यदि कोई सप्लाई विदेश को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को की जाती है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को की जाती है, तब इस प्रकार की सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। इस प्रकार की सप्लाई पर आईटीसी का दावा भी किया जा सकता है। नॉन जीएसटी सप्लाई के संबंध में केवल यह कहा जा सकता है कि जो सप्लाई जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती उन्हें नॉन जीएसटी सप्लाई कहते हैं। इस प्रकार की सप्लाई पर राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है। इस प्रकार की सप्लाई में
पेट्रोल, अल्कोहल आदि आते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही आईटीसी अलाउड विद रेस्ट्रिक्शन के संबंध में है, अतः आईटीसी पर रेस्ट्रिक्शन के संबंध में भी जानकारी करना आवश्यक है। इन रेस्ट्रिक्शन के संबंध में सीजीएसटी एक्ट की धारा 17(2) तथा आईजीएसटी एक्ट की धारा 16(2) के अंतर्गत दी गई हैं। सीजीएसटी एक्ट की धारा 17(2) एवं आईजीएसटी एक्ट की धारा 16(2) के अनुसार जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा गुड्स एवं सर्विस का आंशिक रूप से उपयोग सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए किया जाता है, तब इनपुट टैक्स का क्रेडिट अनुपातिक रूप से टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई तक ही सीमित रहेगा। इस प्रकार इनपुट टैक्स के क्रेडिट का लाभ जीरो रेटेड सप्लाई पर भी दिया जा सकता है। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है निम्न दो परिस्थितियों में रिफंड की मांग कर सकता है। पॉइंट ए, जब माल की सप्लाई बॉन्ड या एलयूटी के अधीन विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के की गई हो तथा जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया हो, उस इनपुट टैक्स की संबंध में वापसी का दावा किया जा सकता है। पॉइंट नंबर बी, जब माल की सप्लाई आईजीएसटी का भुगतान करने के बाद की गई हो तथा आईजीएसटी की वापसी के संबंध में दावा किया जा रहा हो। रिफंड नियम 54 के प्रावधान एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सीजीएसटी एक्ट की धारा 16(4) के अनुसार यदि इनवॉइस या डेबिट नोट की दिनांक जिस फाइनेंशियल ईयर में पड़ती हो, उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के बाद वाले सितंबर महीने की धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की दिनांक या धारा 18(2) के अनुसार उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न दाखिल करने की दिनांक जो भी बाद में हो, पर कोई रजिस्टर्ड पर्सन उस इनवॉइस या डेबिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकेगा। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर समाप्ति के 1 वर्ष बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकेगा। जब माल का उपयोग आंशिक रूप से बिजनेस के लिए किया गया हो, तब भी आईटीसी के संबंध में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सीजीएसटी एक्ट की धारा 17 के अनुसार यदि इनपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आउटपुट सप्लाई भी कर योग्य हो। अतः यदि कुछ सप्लाई कर योग्य है तथा कुछ सप्लाई कर मुक्त है, तब टैक्सेबल पर्सन को प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ही मिलेगा। धारा 17(1) के अनुसार जहां किसी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा गुड्स या सर्विस का उपयोग आंशिक रूप से व्यापार के लिए तथा आंशिक रूप से किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, अब आईटीसी का क्रेडिट अनुपातिक रूप से उतना ही मिलेगा जितना गुड्स या सर्विस का उपयोग व्यापार के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए माना मिस्टर एक्स एक बिस्कुट फैक्ट्री का मालिक है तथा संगत वर्ष में उसके पास 1 लाख रुपए की आईटीसी है। उसकी फैक्ट्री में निर्मित माल के स्टॉक में से उसने 75% माल की तो सील कर दिया तथा 25% स्टॉक का उपयोग अपने घर में शादी में कर लिया। तब ऐसी स्थिति में मिस्टर एक्स केवल 75% अर्थात 1 लाख का 75% 75,000 रुपये की आईटीसी ही मिलेगी। उपरोक्त उदाहरण के अतिरिक्त धारा 17(2) के अनुसार जब रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा गुड्स या सर्विस का उपयोग आंशिक रूप से एसजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई करने में तथा आंशिक रूप से एग्जेम्प्टेड सप्लाई करने में किया जाता है, तब टैक्सेबल पर्सन को टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई करने के प्रोपोर्शनेट धनराशि के बराबर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब इस संबंध में भी विचार करना आवश्यक है
कि what is the method of determination of ITC when partly used for supply of taxable goods and partly used for exempted supply। धारा 17(3) के अनुसार एग्जेम्प्टेड सप्लाई तथा टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई इनके मध्य ITC का बंटवारा उसकी वैल्यू के आधार पर होगा। धारा 17(3) के प्रोविजन के अनुसार एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंतर्गत शेड्यूल 3 के पैराग्राफ 5 को छोड़कर शेड्यूल 3 की कोई भी वस्तु शामिल नहीं होगी। इस विषय पर ITC को डिटरमिन करने का तरीका रूल 42 एवं रूल 43 में दिया गया है। इसके अनुसार ITC निर्धारित की जाएगी। ITC पर रेस्ट्रिक्शन के संबंध में स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। कोई बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें नॉन बैंकिंग कंपनी भी शामिल है तथा जो डिपॉजिट स्वीकार करने या लोन या एडवांस देने के रूप में सर्विस प्रदान करने के व्यवसाय में व्यस्त है, उसे दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा। पहला विकल्प, या तो वह धारा 17(2) के प्रावधानों को अपनाए। दूसरा विकल्प, या फिर वह प्रत्येक माह के लिए इनपुट ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस पर एलिजिबल ITC के 50% के बराबर अवेल करेगा। इस धारा का फर्स्ट प्रोविजन यह कहता है कि एक बार कोई विकल्प चुनने के बाद उस वर्ष में बदलना नहीं जाएगा तथा सेकंड प्रोविजन के अनुसार 50% का प्रतिबंध एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के मामले में जिनका GST नंबर समान हो उन पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होंगे जब एक राज्य में कोई बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी ही ब्रांच को किसी दूसरे राज्य में सर्विस प्रदान करता है। वैसे इस प्रकार की संस्थाओं के लिए 50% का विकल्प चुनने का बहुत आसान तरीका है। जब कोई बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तथा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट स्वीकार करने या लोन या एडवांस देने के रूप में सर्विस प्रदान करने के व्यवसाय में व्यस्त है, यदि वह सेक्शन 17(2) के प्रावधानों को चुनने का विकल्प अपनाता है तो वह इस विलेख में दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए ब्लॉग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया उसका अवलोकन करने का कष्ट करें। ITC पर कुछ प्रतिबंध ITC ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के संबंध में भी आते हैं। अब हम इस विषय पर विचार करेंगे। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के संबंध में ITC के प्रावधान धारा 18(3) के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अनुसार यदि सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के संबंध में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ है तथा कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर अनयूटिलाइज्ड ITC को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका वर्णन ITC अवेलेबल की वीडियो में दिया गया है। इस संबंध में एसेंशियल कंडीशंस निम्न प्रकार से हैं। कंडीशन नंबर A, किसी रजिस्टर्ड पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन होना चाहिए तथा कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की सूचना GST ITC 2 में इस प्रार्थना के साथ देना चाहिए कि अनयूटिलाइज्ड ITC को क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा। कंडीशन नंबर B, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन, लीज या चेंज इन ओनरशिप के द्वारा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन एक विशिष्ट प्रावधान ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी के बारे में होना चाहिए। कंडीशन नंबर D, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन एक विशिष्ट प्रावधान ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी के बारे में ट्रांसफरकर्ता द्वारा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी जमा करना चाहिए कि सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन या लीज या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय चेंज इन ओनरशिप इस प्रावधान के साथ किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी हैज बीन डन विद द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी।
धारा 18(2) की प्रावधान के अनुसार इनवॉइस जारी होने के 1 वर्ष बाद आईटीसी का लाभ नहीं लिया जा सकता। इस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के संबंध में सर्कुलर नंबर 96/2019 डेटेड 28/3/2019 जारी किया गया है। कृपया इस सर्कुलर का अवलोकन करने का कष्ट करें। आईटीसी के संबंध में एक प्रतिबंध यह भी है कि यदि गुड्स को एग्जेम्प्ट घोषित कर दिया जाता है या टैक्सेबल पर्सन स्विचेज टू कंपाउंड स्कीम, तब आरआईटीसी करनी होगी। धारा 18(4) के अनुसार यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रहा है, धारा 10 के अंतर्गत कंपाउंड स्कीम का विकल्प चुनता है, या जिन गुड्स या सर्विस को पूर्णतः कर मुक्त घोषित कर दिया जाता है, वह व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऐसी इनपुट टैक्स की रकम डेबिट करेगा जो इनपुट्स तथा स्टॉक में शामिल सेमी फिनिश्ड, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स पर निर्धारित प्रतिशत बिंदु से कम करके प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर हो। उपरोक्त अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऐसी रकम को डेबिट करने के पश्चात इनपुट टैक्स की जो रकम शेष रहेगी वह समाप्त अर्थात लैप्स हो जाएगी।